Welcome to the course of sports psychology. Today's topic is ethics in sports. Today we will study why ethics in sports are important, ethical problems in sports medicine, what role does ethics play in sports. Then we will see four key virtues in ethics. Those key virtues include fairness, integrity, responsibility, and respect. Then main ethical problems in the world of sports nowadays will be discussed. The first topic, why ethics in sports is important. Why there is a need of ethics in sports. We are all somehow connected to the world of sports. We do it professionally as an athlete or as a mature and as a layperson. We watch it on TV or we go to stadium or sports venues to support our favorite sports teams or an athlete. These are the main conditions how we are connected with the games or sports. Ethics is so important in the world of sports because it stands not only for a fair play but also for respectful and ethical behavior of all the parties engaged, like athletes, referees, fans, while playing a game or competing. मेनली एथिकल एथिक्स जितने भी हैं किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं एथिक्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप ये कह सकते हैं ये उस गेम के उस जगह के उस ओकेशन के जहाँ पे आप मौजूद होते हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं कि आपने वहाँ पे ऑपरेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप बीइंग एथलीट वहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करेंगे और किस तरह से नहीं करेंगे कि आपको अपने रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है, ये स्पोर्ट्स के एथिक्स के अंदर आता है। आप एक रिसर्चर हैं, आप बीइंग अ रिसर्चर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी आपको एथिक्स बताता है। कह सकते हैं कि आप जिस भी फील्ड के अंदर चले जाएँ, आप वहाँ पे एथिक्स को फॉलो ज़रूर करते हैं। एथिक्स क्या है? उस फील्ड से रेलेवेंट, उस फील्ड के अंदर काम करने के कुछ लॉज़, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जिनको आपने फॉलो करना होता है, या वहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स बताए होंगे आपको कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। एथिक्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, वो लॉज़ हैं, वो रूल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आप कहाँ कितना जो है वो फ्रीली वर्क कर सकते हैं और कहाँ पे आपको लिमिटेड रहना है। सेम इस तरह से एथलीट्स के अंदर जो है स्पोर्ट्स के अंदर एथिक्स का ये रोल है कि वो एथलीट्स को, रेफरीज को और फैंस को ये बताता है कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, उन्होंने कितना लिमिटेड रहना है, कितना वो फ्रीली अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो एथिक्स के अंदर उनको सिखाई जाती हैं। कहने के एथिक्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एथलीट्स को, फैंस को और कोचेस को या रेफरीज को बताती हैं कि उनके जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं और किन लिमिट्स से वो एक्सीड कर सकते हैं और किन से नहीं कर सकते। Now, why ethics in sports is important has another part. Ethical behavior in sports can refer to protecting the health of athletes. आपका जो एथिकल बिहेवियर किसी भी गेम के अंदर जो है उसको हम फॉलोइंग चीज़ों के साथ जो है वो रेफर कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट, अब वो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो एथिक्स के ज़रिए आपको सिखाई जाती हैं बीइंग एन एथलीट, रेफरी या फैन, उससे क्या होगा, उसका पर्पस क्या है। प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट, उसमें आप एथलीट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉलोइंग द रूल्स, रूल्स को फॉलो करते हैं। रिस्पेक्टिंग ओपोनेंट्स, जो ओपोनेंट्स हैं, आपकी टीम जिस दूसरी टीम के साथ खेल रही है, अगर इंडिविजुअल गेम है तो आप जिस दूसरे एथलीट के साथ खेल रहे हैं तो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरी टीम के साथ खेल रहे हैं एज अ टीम तो आपकी टीम को चाहिए कि वो दूसरी टीम की रिस्पेक्ट करे। डेमोन्स्ट्रेटिंग सेल्फ कंट्रोल इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिफीट, अगर आपको गेम के अंदर जो है वो फेलियर फेस करनी पड़ रही है या आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि वी आर लूजिंग द गेम, तो वहाँ पे आपको उसको ओवरली एक्सप्रेस नहीं करना, अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल रखना है ताकि आप उस चीज़ को जो है ओवर एक्सप्रेस ना करें और उस चीज़ को, उस डिफीट को फेस करें।
टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। एथिक्स आपको ये भी सिखाते हैं कि आप अपनी मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें बजाय इसके कि दूसरों को ब्लेम करें कि फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। फॉर एग्जांपल, एक मैच होता है, उस मैच के अंदर टीम के सारे मेंबर्स जो हैं उनका रोल होता है। अब टीम का हर मेंबर ये कहना शुरू कर दे कि फलां ने अच्छी फील्डिंग नहीं, फलां ने अच्छी बैटिंग नहीं की, फलां ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, फलां ने कैच ज़्यादा छोड़े, इस वजह से हम फेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लेमिंग में आती हैं। मेन जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये करना है कि आपने ब्लेम नहीं करना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फॉर द लूजिंग योर गेम और फॉर द विनिंग। विनिंग में आपने सबको क्रेडिट देना होता है, और जब आप गेम लूज कर रहे हैं तब आपका जहाँ पे कसूर है वहाँ पे आपने अपने अपने कसूर को मानना है। जहाँ पे आपकी वजह से लैक हुआ है गेम के अंदर, कोई लैकिंग हुई है, आपने उस लैकिंग को अंडरस्टैंड करना है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना। जो लास्ट चीज इस एथिक्स से हमें पता चलती है वो है नॉट ट्राइंग टू गेन अनफेयर एडवांटेजेस। एथिक्स आपको जो है वो अनफेयर एडवांटेजेस लेने से भी रोकते हैं। यानी कि आप ये देखें, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप अपने क्लाइंट से गिफ्ट नहीं ले सकते। सेम इसी तरह से बीइंग एन एथलीट आप अपने फैन से कोई इस तरह से गिफ्ट नहीं ले सकते, या आप ओपोनेंट टीम के प्लेयर से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज आप नहीं ले सकते इफ यू आर फॉलोइंग एथिक्स। नाउ एथिकल प्रॉब्लम्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर एथिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरह से अकर होती हैं। The unique and dynamic relationship between the various stakeholders associated with sports franchises and even local clubs or school teams and athletes are one of the biggest causes of the many ethical issues that are encountered in the care of athletes. एथलीट जो खुद ही इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके एथिकल वायलेशन होती है, उनके साथ जो है उनको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें जिनके अंदर हमें एथिकल इश्यूज नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको उनकी लिमिट्स का अंदाज़ा होना चाहिए। जब जब उनमें से कोई एक स्टेक होल्डर भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है या जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात एथलीट्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के कि उनके साथ जो मिसबिहेव हो रहा होता है। The stakeholders can include healthcare professionals, for example, doctors, physiotherapists, athletic trainer, etc. ये सारे के सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं। अगर कोई इंजरी आ जाती है ड्यूरिंग गेम या प्रैक्टिस तो डॉक्टर्स जो हैं वो उसको मैनेज करते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं ऑन द स्पॉट। फिजियोथेरेपिस्ट अगर मसल्स से रिलेवेंट कोई इंजरी है और मसल मूवमेंट का इशू है तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। एथलेटिक ट्रेनर्स में जो हमारे पास कोचेस हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू इनको ट्रेनिंग इनके अंदर बढ़ाते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, वो सारे के सारे ट्रेनर्स भी इसी का हिस्सा हैं। एथलीट्स देमसेल्व्स, खुद एथलीट जो है वो भी एक स्टेक होल्डर का रोल प्ले करते हैं, मेन रोल उनका है स्पोर्ट्स के अंदर। टीम मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे पास कोचेस एंड जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं। टीम मैनेजमेंट जो है वो भी एक स्टेक होल्डर है। देन टीम ऑनर, टीम ऑनर में जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है उसके अंदर टीम ऑनर्स मौजूद होते हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर का रोल रखते हैं। अदर स्टेक होल्डर्स सच एज एजेंट्स, फैमिली और पेरेंट्स, द मीडिया एंड द स्पोर्ट्स फैन, ये सारे के सारे भी स्टेक होल्डर्स हैं। किसी भी एक फील्ड को प्रमोट करने में जिन एलिमेंट्स का रोल होता है उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के अंदर ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। सबका रोल मौजूद है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का एसेंशियल है, किसी का मिनिमल है, किसी के बगैर गुजारा हो सकता है, कोई ऐसा है कि जिसके साथ बिल्कुल भी जिसकी एब्सेंस में गुजारा नहीं हो सकता। तो एथलीट जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं बीइंग अ essential stakeholder of this field. What role does ethics play in sports? Ethics का रोल क्या है स्पोर्ट्स के अंदर? Before understanding the role of ethics
In sports and competition, it is important to make a distinction between gamesmanship and sportsmanship. आप पहले ये डिफरेंस देख लें कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है और गेम्समैनशिप क्या होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर ही यूज होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है? फॉर द गेम्समैनशिप विनिंग इज एवरीथिंग। फॉर द गेम्समैनशिप इट इज ओनली चीटिंग इफ यू गेट कॉट। आप सिर्फ उस वक्त चीटर हैं जब आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए, उसके बगैर आप चीटर नहीं हैं। अगर आप कंटिन्यूसली चीटिंग कर रहे हैं और पकड़े नहीं गए तो यू आर नॉट अ चीटर अकॉर्डिंग टू गेम्समैनशिप। It is the referee's job to catch wrongdoings, and the athletes and coaches have no inherent responsibility to follow the rules. गेम्समैनशिप के अकॉर्डिंग सिर्फ रेफरी की जॉब है कि वो जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, अगर कहीं पे चीटिंग हो रही है या फॉल प्ले हो रहा है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को पकड़े और आइडेंटिफाई करे। एथलीट्स का इटसेल्फ कोई रोल नहीं है या कोच का कोई रोल नहीं है कि वो रूल्स को फॉलो करे। गेम्समैनशिप वाले ये कॉन्सेप्ट रखते हैं। और आखिरी जो इनका मेन जो पर्पस है या मेन जिस चीज़ पे ये एम्फोसिस करते हैं वो है द एंड्स ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स। एंड जो भी हो वो जस्टिफाई कर लेता है जो भी सिचुएशन है उसको। फॉर एग्जांपल, अगर चीटिंग के थ्रू एक एथलीट जो है उसने विन कर लिया गेम, वहां पे एंड जो है उसकी सारी जो भी उस गेम के अंदर उसकी एक्टिविटीज थी उनको जस्टिफाई कर गया कि वो एक अच्छा विनर है। इसमें उनको इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं करना पड़ता कि हम इसको देखें कि हमने रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया। ये रूल्स को वायलेट आमतौर पर बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्समैनशिप का कॉन्सेप्ट। हेल्दी कंपटीशन इज सीन एज अ मीन्स ऑफ कल्टिवेटिंग पर्सनल ऑनर virtue एंड करेक्टर। स्पोर्ट्समैनशिप वाला जो एथलीट्स होते हैं जिनके अंदर डोमिनेंट पार्ट जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप का होता है, वो प्रेफर करते हैं कि एक ऐसा कंपटीशन हम गेम के अंदर कर रहे हों जिसके अंदर हमारी इज्जत भी हो, हम एक रूल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छे करेक्टर का मुजाहरा कर रहे हों। इट कंट्रीब्यूट्स टू अ कम्युनिटी ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन कॉम्पिटिटर्स एंड इन सोसाइटी। फिर स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर क्या होता है कि ये कम्युनिटी के अंदर एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ऐसे एथलीट्स के लिए जो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, और कॉम्पिटिटर्स और सोसाइटी इनके ऊपर ट्रस्ट करती है। The goal in sportsmanship is not simply to win, but to pursue victory with honor by giving one's best efforts. मेन पर्पस इनका भी विनिंग ही होता है, लेकिन उन्होंने विन करना होता है अपने जो उनकी बेस्ट एफर्ट्स हैं उनके साथ और ऑनर के साथ। उन्होंने चीटिंग नहीं करनी होती। स्पोर्ट्समैनशिप को फॉलो करने वाले या स्पोर्ट्समैनशिप का डोमिनेंट इफेक्ट रखने वाले जो एथलीट्स होते हैं, दे डू नॉट डिफीट द ओपोनेंट। वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा के गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो किसी भी इलीगल मेथड को यूज़ नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अक्सर रेसलिंग के अंदर जो है वो गेम्समैनशिप को जो है वो फॉलो किया जाता है। वहाँ पे डोमिनेंट एलिमेंट गेम्समैनशिप का होता है। रेसलर्स जो हैं बाज़ औक़ात दूसरे रेसलर को इस तरह से हिट करते हैं कि जो उनको कहा जाता है कि उनके रेसलिंग की प्रैक्टिस के अंदर नहीं होना चाहिए। एथिक्स के अकॉर्डिंग उनको किसी भी पर्सन को उस तरह से हिट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेसलर्स जो हैं कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर लेते हैं जिनसे उनको फौरी तौर पे एक एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव शो करते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि वो किसी ऐसे मीन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे रेसलिंग की मैंने फाइट देखी थी जिसके अंदर रेसलर ने अपने ओपोनेंट की आईज के अंदर कोई केमिकल फेंक दिया था और सामने वाले को नजर नहीं आ रहा था। नजर ना आने की वजह से वो उस टाइम का फायदा उठाने में कामयाब हो गया और जो सामने वाला है वो अपनी आंखों को मुसलसल जो है वो मलता रहा। उसमें से वो बहुत ज्यादा बिटरनेस का उस टाइम शिकार था, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था उससे। तो उस कंडीशन का फायदा उठाते हुए दूसरा रेसलर जिसने ये गलत हरकत की थी ओपोनेंट के साथ, वो विनिंग की तरफ चला गया। लेकिन ये चीज़ क्योंकि कैमरे में कैच हो गई और पकड़ी गई, रेफरी ने भी देख लिया, तो इस वजह से वहाँ पे डिसीजन जो है उसे डिसमिस कर दिया गया। दोबारा से एक ब्रेक के बाद गेम स्टार्ट हुई।
यानी कि एथलीट्स जो हैं गेम्समैनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स जो हैं वो इस तरह से मिसयूज करते हैं, वो चीटिंग करते हैं या सामने वाले को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर ये होता है कि एथलीट्स के आपस के अंदर जैसा मर्जी रिलेशनशिप हो, बेशक पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया की टीम के साथ खेल रहे हों, लेकिन वो दुश्मनी वाला रवैया नहीं रखेंगे, वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स को शो कर रहे होंगे। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर चीज़ आ रही है। हाँ, अगर कोई इलीगल मीन्स को यूज़ करना शुरू कर दें, कोई ऐसा बिहेवियर शो करना शुरू कर दें जिसकी वजह से कोई मेडिसिन वगैरह लेके आप गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो वो भी गेममैनशिप का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर से स्पोर्ट्समैनशिप के मेन एलिमेंट्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। आप एथिक्स की वायलेशन की तरफ चले जाते हैं फिर। So consequently, ethics help to promote sportsmanship in athlete. Overall, मेन जो चीज़ है, हमें एथिक्स सिखाते हैं कि हमने स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना है। एक ऐसा एथलीट जो स्पोर्ट्समैनशिप के इफेक्ट्स डोमिनेंट फील करता है या रखता है, उसके अंदर आपको ये टेंडेंसी भी ज़्यादा नजर आएगी कि वो एथिक्स को फॉलो करता है। देन है एथिक्स इन स्पोर्ट्स रिक्वायर्स 4 की virtues। मेन 4 की virtues हैं जिनको फॉलो किया जाता है। पहली है फेयरनेस, दूसरी है इंटीग्रिटी, तीसरी है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और चौथी हमारे पास है रिस्पेक्ट। फेयरनेस सबसे पहले है हमारे पास। ऑल एथलीट्स एंड कोचेस मस्ट फॉलो एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट। तमाम एथलीट्स को और कोचेस को जो भी गेम के रूल्स हैं, उन सबको रूल्स को और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, उनको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। जिस भी गेम का वो हिस्सा है, वो क्रिकेट है, वो हॉकी है, वो बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कोई भी गेम है, इंडिविजुअल गेम है, रेसिंग है, कार रेसिंग है, बाईसाइकिलिंग है, जो भी गेम हो उसके अंदर जो रेलिवेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। Second, teams that seek an unfair competitive advantage over their opponent create an uneven playing field which violates the integrity of sport. ऐसे टीम मेंबर जो अनफेयर कंपेटिटिव एज को सीख कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि हमें दूसरे के ऊपर जो है बढ़तरी हासिल हो जाए, अपनी गेम की अपनी एक्टिविटी की बेस्ट परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, बस वैसे ही मिल जाए किसी वजह से, तो वो जो है इंटीग्रिटी, उस गेम की इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे होते हैं। आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बस बिला वजह लेना चाहें, एक ऐसा क्रेडिट लेना चाहें जो आपका बनता नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये भी फेयरनेस का हिस्सा नहीं है। Athletes and coaches are not discriminated against or excluded from participating in a sport based on their race, gender or sexual orientation. एथलीट्स को और कोचेस को उनके उनके साथ डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए इस वजह से कि उनकी जेंडर कोई और है, उनकी रेस कोई और है, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, या उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोई और है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन में क्या चीज़ आती है, आप किस तरह से ह्यूमंस के अंदर आप गे को प्रेफर करते हैं, लेस्बियन को प्रेफर करते हैं, या बायसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअलिटी में से किसको आप प्रेफर करते हैं। अगर एथलीट्स में से कोई या कोचेस में से कोई बायसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल है, तो उसमें आपने उस चीज़ को जो है वो ऐसा इशू नहीं क्रिएट करना उसकी चीज़ की वजह से कि आपने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना या आपने उसकी बात को फॉलो नहीं करना क्योंकि आप हेट्रोसेक्सुअल हैं। हेट्रोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल, दीज आर 3 सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। इनकी बेस पे आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, और ना ही जेंडर की बेस पे कि आप ये कहें कि ऑपोजिट जेंडर का पर्सन जो है वो मेरा कोच है, ये कैसे हो सकता है। स्पेशली मेल्स को ये इशू आता है कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ऑपोजिट जेंडर के कोचेस के साथ वर्क करना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फीमेल्स जो हैं उनको अक्सर कोचिंग मेल मेंबर ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी फीमेल्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर मेल कोच है तो उसे भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करूँ इनकी ऑपोजिट जेंडर होने की वजह से।
देन हमारे पास है रेफरीज मस्ट अप्लाई द रूल्स इक्वली टू बोथ टीम्स एंड कैन नॉट शो बायस और पर्सनल इंटरेस्ट इन द आउटकम। जो रेफरीज हैं उन्हें रूल्स को इक्वली दोनों टीम्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, किसी भी तरह से बायसनेस का इजहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी टीम के तरफ पर्सनल इंटरेस्ट होने की वजह से उसके आउटकम को चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आउट हो ना और जो रेफरी है वो आउट का सिग्नल दे दे इस वजह से कि वो दूसरी टीम को पसंद नहीं करता। दिस इज अ रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग कंडक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो क्रॉस चेकिंग के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म जो हैं वो डिफाइन हो चुके हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जिसकी बेस पे क्रॉस चेक किया जाता है कि वेदर द एथलीट इज आउट और नॉट। उसमें जब तक थर्ड रेफरी और कंप्यूटर के से एनालिसिस नहीं करवा लेते तब तक वो जो है उस चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रिटी, like fairness, in that any athlete who seeks to gain an advantage over his or her opponent by means of a skill that the game itself was not designed to test demonstrates a lack of personal integrity and violates the integrity of the game. फॉर एग्जाम्पल फेयरनेस ये है कि आप जो रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते हुए आप गेम खेल रहे हैं। इंटेग्रिटी ये है आपको गेम के अंदर बेसिकली इसलिए पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, आप कितना कम्पेटिटिव हैं। आपको इस काम के लिए तो हायर नहीं किया गया, इस चीज़ के लिए गेम को हम नहीं कर रहे कि आप कितने अच्छे चीटर हैं, आप चीटिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप अच्छे तरीके से चीटिंग करना चाहते हैं गेम के अंदर, वहाँ पे आप अपनी इंटेग्रिटी को लूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने गेम इसलिए तो डिज़ाइन नहीं की कि आपके अंदर उस बिहेवियर को देखें जो कि एक नेगेटिव बिहेवियर है। हम तो आपके अंदर ये देखना चाहते हैं हाउ मच competitive you are. For example, when a player fake being injured or fall in saucer, he or she is not acting as a sportsman-like manner because the game of saucer is not designed to measure an athlete's ability to flop. सॉसर गेम जो है वो खेली जा रही है, उसके अंदर एक एथलीट इंजरी का फेक इंजरी शो करता है कि मेरा एंकल इंजर हो गया है या लेग इंजरी के शिकार हो गई है। कोई भी झूठा एक अपने आप को झूठी इंजरी शो कर देता है कि मैं जख्मी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। यहाँ पे ये एक बहानेबाजी वाली सिचुएशन जो है वो चल रही है। बेसिकली हमने तो गेम इसलिए सेट की थी कि हम देखें कि बेस्ट प्लेयर कौन है, कौन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हमने ये असेस करने के लिए इस गेम को डिज़ाइन ही नहीं किया था कि कौन अच्छे तरीके से धोखा देता है, फेकिंग करता है। तो इस वजह से फेकिंग जो है बेसिकली आपकी इंटीग्रिटी को लूज कर देती है, आपके शान शौकत में कमी ले आती है। फेकिंग इज अ वे ऑफ इंटेंशनली डिसीविंग एन ऑफिशियल into making a bad call, which only hurts the credibility of the officiating and ultimately undermines the integrity of the game. अगर आप फेकिंग करते हैं तो ये आपकी शान शौकत के अंदर काफ़ी वाज़ेह तौर पे कमी लेके आती है। फिर जो लोग आपको इंजर होने का कह देते हैं कि ये वाकई पर्सन इंजर है, इसका मतलब है उनकी उस ऑब्जर्वेशन को, उनके एक्सपीरियंस को भी आपने थ्रेट कर दिया। उनके ऊपर भी एक ब्लेम लग सकता है जब ये चीज़ साबित हो जाए कि उसने फेक इंजरी का इजहार किया था, इंजरी तो बेसिकली है ही नहीं। तो इस वजह से फेकिंग जो है वो आपकी इंटीग्रिटी को लूज कर देती है और गेम्स के अंदर जो है आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, एथिक्स ये कहते हैं, ना कि आप फेकिंग करें। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द थर्ड virtue. To be sportsmanlike requires players and coaches to take responsibility for their performance as well as their actions on the field. एक अच्छा एथलीट जो स्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर शो करता है, एक अच्छा प्लेयर है और एक कोच जो हैं उनको भी अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्होंने गेम को कैसी प्रिपरेशन करवाई और गेम के अंदर एथलीट्स की परफॉर्मेंस क्या रही। एथलीट्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर व्हाट दे आर परफॉर्मिंग इन द फील्ड। दिस इंक्लूड देयर इमोशंस, इसमें उनके इमोशंस भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। Many times athletes and coaches will make excuses as to why they lost the game. बाज़ एथलीट्स और कोचेस दोनों जो हैं इस चीज़ के बारे में बहानेबाजी करते रहते हैं कि उन्होंने गेम क्यों लूज़ की। फॉर एग्जांपल
क्रिकेट के अंदर कोई अगर गेम लूज हो जाती है तो एथलीट्स कहते हैं पिच गीली थी, पिच के अंदर पिच अच्छी नहीं थी, बैट ठीक नहीं था, एनवायरनमेंट जो है वेदर अच्छा ना होने की वजह से हमारी जो है हमें पहले बैटिंग का कह दिया गया और पिच जो है उस टाइम अच्छी नहीं बनी हुई थी या वेट हो गई थी, वहाँ पे अच्छी हमारे पास हिटिंग कैपेसिटी नहीं थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक्सक्यूजेज हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जो आप दे रहे हैं। यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस। तो बेसिकली एथिक्स ये कहते हैं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल ड्रॉबैक्स, एक्सटर्नल लैग्स हर जगह पे होते हैं, बट इट इज़ यू हु हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ circumstances. देन है द मोस्ट पॉपुलर एक्सक्यूज इज टू ब्लेम द ऑफिशिएटिंग। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एक्सक्यूज है वो ये है कि फैसला गलत किया है रेफरी ने, हमारी गेम ठीक थी, हम हमारी बैटिंग अच्छी चल रही थी, गलत टाइम पे उन्होंने जो है वो आउट डिक्लेयर किया है या फॉल डिक्लेयर किया है, गोल डिक्लेयर किया है, ये सारी चीज़ें। The honorable thing to do instead is to focus only on the aspects of the game that you can control, that is your performance, and to question yourself about where you could have done better. जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को देखें कि मैं यहाँ मज़ीद कहाँ पे मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है और कहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पहले की निस्बत मेरी फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ एक्शन में, फ़लाँ स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छी थी और नेक्स्ट अगर मैं परफॉर्म करूँ तो मैंने किन जगहों पे खुद को कंट्रोल में रखना है। Responsibility requires that players and coaches be up to date on the rules and regulations governing their sport. रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ये चीज़ भी आती है कि जो एथलीट्स होते हैं उन्हें अप टू डेट रहना चाहिए गेम के एथलीट जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में। फॉर एग्जांपल बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है एथलीट्स की प्रैक्टिसेस को एनहेंस करने में। जैसे ही किसी भी गेम के रूल्स रेगुलेशंस अपडेट हों, न्यू टेक्नोलॉजी आए, उसको यूटिलाइज किया जाए, उसको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठाया जाए और जब भी एथलीट्स जो हैं वो गेम के अंदर पार्टिसिपेट करें वो उन रूल्स रेगुलेशंस को एक दफ़ा फिर से जो है वो रिकॉल कर लें, माइंड में रिकॉल कर लें या एक दोबारा से एक इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कि अगर कोई चेंज आया है तो वो कौन सा है रूल्स रेगुलेशन में। लास्ट में है responsibility demands that players and coaches conduct themselves in an honorable way of the field as well as on it. रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक और चीज़ है कि कोचेस को और एथलीट्स को अपने जो एक्शंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील्ड में भी कंसिडर करना चाहिए और आउट ऑफ द फील्ड भी जो भी उनके एक्शंस हैं जिन जो फॉर एग्जांपल वो कमेंट्स दे रहे हैं या वो जो स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं उनको भी उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल उन्हें होना चाहिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास है रिस्पेक्ट। All athletes should show respect for teammates, opponents, coaches and officials. जितने भी एथलीट्स हैं उन्हें टीममेट्स के लिए, अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ओपोनेंट जो अपोजिट टीम के मेंबर हैं उनके साथ जो है वो अच्छा डील करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोचेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जितने भी अदर ऑफिशियल्स हैं जैसे मैनेजर हैं या जितने भी उसके अंदर किसी भी गेम का हिस्सा अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाले ऑफिशियल्स हैं, उन सब के लिए भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट इनको रखना चाहिए। सेकंड, ऑल कोचेस शुड शो रिस्पेक्ट फॉर देयर प्लेयर्स, ओपोनेंट्स एंड ऑफिशियल्स। पहले हमने बात की थी कि एथलीट्स को जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, टीममेट्स को, ओपोनेंट्स को, कोचेस को एंड ऑफिशियल्स को। अब हम कह रहे हैं कि कोचेस को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए अपने प्लेयर्स को, ओपोनेंट्स को और ऑफिशियल्स को। All fans, especially parents, should show respect for other fans as well as both teams and officials. जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो फैंस की है कि उन्हें भी
जो है वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑल द मेंबर्स हु आर देयर एज फैन एंड पेरेंट्स को भी, जो एथलीट्स के पेरेंट्स हैं उन्हें भी, और जो अदर टीम मेंबर्स हैं, जो ओपोनेंट टीम के लोग हैं उनको भी, और ऑफिशियल्स को भी। Overall, the sportsmanship model is built on the idea that sport both demonstrate and encourage character development, which then influences the moral character of broader community। हम किस तरह से एथिक्स के थ्रू जो है अपनी कम्युनिटी के अंदर बेहतरी लेके आ सकते हैं, बेसिकली ये पर्पस है एथिक्स को प्रमोट करने के पीछे। Now, main ethical problems in the world of sports nowadays include performance enhancing drugs, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग। ये 3 तरह के हमारे पास इश्यूज हैं जिनको आजकल देखा जा रहा है। फर्स्ट वन है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। एथलीट्स टेक ड्रग्स टू मेक देयर बॉडीज टू परफॉर्म फास्टर एंड बेटर, व्हिच लीड्स टू ग्रेटर रिजल्ट्स इन परफॉर्मेंस। एथलीट्स जो हैं अपनी बॉडीज को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर परमिशन होती है ड्रग्स यूज़ करने की, लेकिन कुछ ऐसी गेम्स हैं कि जिनके अंदर आपको जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। तो ये जहाँ पे इजाज़त नहीं है कोई भी ड्रग यूज़ करने की, वहाँ पे अगर एथलीट्स किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, तो वो ये एथिकल वायलेशन का हिस्सा बनती है। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आर अलाउड in a few sports. Their misusage can result in adverse effect, even death. For comprehensive understanding of drugs in sports, you can watch lecture on drugs in sport. इसमें एक पूरा टॉपिक आएगा, पूरा एक लेक्चर होगा ड्रग्स इन स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस गेम के अंदर कौन सी ड्रग्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं और किस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है और एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। उसके लिए जो लेक्चर है ड्रग्स इन स्पोर्ट्स, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इट्स व्हेन गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट अलाउड टू प्ले एंड डू स्पोर्ट्स, और व्हेन वुमेन आर नॉट इक्वली पेड इन स्पोर्ट्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तब आती है जब खवातीन को या लड़कियों को लड़कों के बराबर, मेन के बराबर जो है वो नहीं रखा जाता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको इक्वल पे नहीं दी जाती या उनको इक्वल लेवल पे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। फॉर इंस्टेंस, वन यंग फीमेल एथलीट राइटिंग अबाउट हर हाई स्कूल इन Buffalo, New York described male teams receiving new uniforms while female teams had to make do with old ones। एक ही स्कूल के अंदर आपके पास मेल की टीम्स भी मौजूद हैं, फीमेल्स की टीम भी मौजूद हैं। आप क्या करते हैं कि सिर्फ फीमेल्स को जो है वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं, मेल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। फीमेल्स ओल्डर यूनिफॉर्म के अंदर ही परफॉर्मेंस देंगी और जो मेल हैं उनके लिए न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Those who manage sports programs for minor athletes have both a legal and ethical obligation to follow rules, which ensure males and females have equal opportunities to participate in athletics। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की जो कि स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को एज सुन एज पॉसिबल मिनिमाइज करें। नेक्स्ट जो हमें इशू देखने को मिल रहा है दैट इज बुलिंग। The prevalence of bullying has gained attention in recent years. Several hazing incidents in interscholastic sports have highlighted the need for athletic departments to be vigilant and develop comprehensive prevention plans। आजकल जितनी भी हमारे पास स्कूलिस्टिक लेवल पे जो है इंटर स्कूलिस्टिक स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाके अपनी परफॉर्मेंस का इजहार करते हैं। कॉलेजेस के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं और स्कूल्स के अंदर भी हो रही हैं। बुलिंग उसमें बहुत डोमिनेंट चीज़ है। बुलिंग में होता क्या है कि दूसरे को किसी दूसरे एथलीट को टॉन्ट करना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसके ऊपर आवाज़ें कसना वगैरह वगैरह, ये ऐसे बिहेवियर हैं जिनकी वजह से एथलीट जो है वो उसका मोरल डाउन हो जाता है और वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता।
One alleged incident in a Chicago suburb involved Lake Zurich high school football players who were forced to strike and were humiliated. यहाँ पे एग्जांपल दी गई बकायदा एक स्टडी के अंदर इसको हाईलाइट किया गया है कैसा हुआ था ह्यूमिलिएट किया गया स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को सच एग्जर्ट्स रिक्वायर इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उनमें फौरी फौरी तौर पे हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है इन द केस ऑफ Zurich High School लॉकर रूम सुपरविजन वाज इम्प्लीमेंटेड उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स के लॉकर थे उनको सुपरवाइज किया गया A research study found that 80% of college athletes reported being victim of hazing. 80% जो कॉलेज एथलीट्स हैं वो हेजिंग का शिकार होते हैं हेजिंग क्या चीज़ है hazing includes the following willful acts with or without the consequent consent of the individual involved physical injury assault or betray kidnapping or imprisonment physical activity that knowingly or recklessly performed physical harm or to severe mental or emotional harm degradation, humiliation, or compromising of moral or religious values, forced consumption of any substance, placing an individual in physical danger. Acts of hazing only include those acts which are done for the purpose of pledging, being initiated into affiliating with, and participating in or holding office in. और मेंटेनिंग मेंबरशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ये सारे के सारे एक्ट जो हेजिंग में आते हैं कि किसी भी पर्सन की मर्जी के बगैर उसके साथ मिसबिहेव करना एथलीट को असर्ट करना उसकी रिलीजियस मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको हंट करना ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जो कि एथिकली नहीं होनी चाहिए इन सबको करना बुलिंग के ज़ुमरे में आता है Those responsible for interscholastic sports program must send a strong message about these types of unethical and abusive behaviors. वो लोग जो कि इंटरस्कूलिस्टिक स्पोर्ट्स के साथ डील करते हैं इसके प्रोग्राम्स को डील करते हैं उन्हें चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ जहाँ पे ऐसे अनएथिकल बिहेवियर्स हो रहे हैं अब्यूजिव बिहेवियर्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करें और उनको मिनिमाइज करें एज मच एज पॉसिबल Now towards the solutions to avoid ethical violation in sports. स्पोर्ट्स के अंदर जो ethical violation है उसके हम कैसे मैनेज कर सकते हैं What are the solutions for this purpose? पहला है हमारे पास fair play, next responsibility for the performance, then fans, diversity, protection of athletes' health and safety. ये ऐसे ऑप्शंस हैं ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं एथिकल वायलेशन से बचने के लिए सबसे पहले हमारे पास फेयर प्ले Fair play is a complex concept that comprises and embodies a number of fundamental values that are not only integral to sport but relevant in everyday life. For example, ऐसे बिहेवियर्स आपने परफॉर्म करने हैं जो बेशक आपके ना सिर्फ गेम्स के अंदर हों बल्कि आपके नॉर्मल रूटीन के अंदर भी ऐसे ही परफॉर्म होने चाहिए जिसके अंदर आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ जो है वो फेयर रह सकें आपके एवरीडे लाइफ के अंदर भी आपको फेयर रहना चाहिए ओरिजिनल रहेंगे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ओरिजिनल पार्ट जो है वो फेयर प्ले का अगर होगा ओवरऑल लाइफ के अंदर अगर आप फेयर प्ले करेंगे तो आप गेम के अंदर भी करेंगे फेयर कंपटीशन के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं आप रिस्पेक्ट देते हैं पार्टिसिपेंट्स को आप फ्रेंडशिप जो है उसके अंदर आप फेयर डीलिंग करते हैं टीम स्पिरिट में आप फेयर हैं आप इक्वलिटी फेयरली डील करते हैं स्पोर्ट्स विदाउट डोपिंग आप स्पोर्ट्स के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं आप डोपिंग के बगैर करते हैं रिस्पेक्ट फॉर रिटर्न एंड अनरिटर्न रूल्स सच एज इंटीग्रिटी solidarity टॉलरेंस केयर एक्सीलेंस एंड जॉय इन सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट मौजूद है तो आप एक अच्छे एथलीट हैं आप अपने जो एथिकल वायलेशन है उससे दूर हैं These all are the building blocks of fair play that can be experienced and learned both on and off the field. ये ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनको ऑन द फील्ड भी आप अपना सकते हैं और ऑफ द फील्ड भी आप अपना सकते हैं अगर आप इनको अपनी डेली रूटीन का लाइफ का हिस्सा बना के रखते हैं तो गेम के अंदर आप ऑटोमेटिकली ये बिहेवियर्स जो हैं ये शो करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली आप एक अच्छे एथलीट होते हैं
नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरह से शो कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग योर एक्शंस एंड इमोशंस ऑन द फील्ड। अगर आप फील्ड के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नॉट ब्लेमिंग द ऑफिशियल्स इन केस ऑफ योर ओन फेलियर एंड लॉस। आपने गेम खुद लूज की है तो आप उसको अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हैं, ऑफिशियल्स को उसके लिए ब्लेम नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर परफॉर्मेंस। एज अ रिजल्ट क्या होगा? आप एथिकल वायलेशन से दूर रहेंगे। आप एक अच्छे एथलीट्स जो कि एथिक्स को फॉलो करने वाला है उसका रोल प्ले कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फैंस एंड डाइवर्सिटी। फैंस को किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए एथिकल वायलेशन से बचने के लिए? एटीट्यूड एंड बिहेवियर ड्यूरिंग मैचेस एंड कंपटीशन शुड बी पॉजिटिव। फैंस का एटीट्यूड जो है वो कंपटीशन के दौरान या मैच के दौरान जो है पॉजिटिव होना चाहिए। एज अ रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिविटी कम फैलेगी और आप अपोनेंट टीम के लिए भी अच्छा बिहेवियर रख रहे होंगे फैंस, तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा जिसकी वजह से एथलीट्स के दरमियान टीम्स के दरमियान एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, एथिकल वायलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्सिटी। फेयर एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड रिगार्डलेस रेस, एथनिसिटी एंड जेंडर शुड ऑफर। गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए। वहाँ पे डिफरेंट रेस के, एथनिसिटी के और जेंडर के एथलीट्स को हायर करना चाहिए। कुछ जो जेंडर स्पेसिफिक गेम्स हैं उनमें सेम जेंडर के ही लोग रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास जिसमें हमारे पास वैरायटी आ सकती है, हम मल्टीपल जेंडर्स के एथलीट्स उसके अंदर चूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को। एथनिसिटी एंड रेस के बारे में भी सेम इसी तरह से है। किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले, किसी भी रेस से बिलोंग करने वाले एथलीट के साथ जो है आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, उसमें बायसेस का शिकार नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे एथलीट की निशानी है कि वो बायसेस से दूर रहता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एथलीट्स हेल्थ एंड सेफ्टी। एथलीट्स की हेल्थ और सेफ्टी की प्रोटेक्शन उसे किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है? Especially in youth and women's sport, where athletes must be protected from sexual abuse and from all forms of harassment and bullying as well as trainers abuse. किसी भी जगह पे अगर एथलीट्स वर्क कर रहे हैं उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा जाए, सेक्सुअल अब्यूज से, बुलिंग से और ट्रेनर के अब्यूज और हरासमेंट से। यानी कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये देखा जाता है कि जो कोचेज़ हैं या जो ट्रेनर हैं ऑपोजिट जेंडर से अगर बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिकली मेल कोचेज़ जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं या हरासमेंट के जेस्चर्स जो हैं वो पास करते हैं फीमेल एथलीट्स की तरफ, जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मोरल डाउन होता है, जो एज अ रिजल्ट उन एथलीट्स की परफॉर्मेंस को डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि एथलीट्स के को जो है कि, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिनके थ्रू एथलीट्स जो हैं वो हरासमेंट, बुलिंग और सेक्सुअल अब्यूज़ से बच सकें, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा रहे, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। देयर इज़ अ टास्क फॉर यू पीपल, एनलिस्ट एथिकल वायलेशंस स्पोर्ट्स यू हैव ऑब्जर्व्ड। जितने भी गेम्स के अंदर एथिकल वायलेशन अगर आपने कोई देखी हैं तो आप उनको एनलिस्ट करें, उनके एक लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन दें और एक लिस्ट तैयार करें कौन कौन सी वायलेशंस आपने खुद ऑब्जर्व की हुई हैं। There are the references from where the data was taken. Now, if you have any queries and feedback, you can contact me on the given email address. Thank you for your precious time and listening. Thank you very much. Allah Hafiz.